Dear students, I am Dr. Harbhan Singh from the Department of Business Administration, SPC Government College अजमेर। हमने कंपनी के बारे में अब जान लिया है कि वास्तव में जो कंपनी है हम किसको कहेंगे, कंपनी के गुण क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और डेफिनेशन भी हमने देख ली है। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज को पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको पता होना आवश्यक है, क्योंकि जो बिज़नेस है, जो व्यापार है, उसके अपने अलग अलग फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं। उनके आकार प्रकार बदले हुए रहते हैं और जिस प्रकार का बिजनेस होता है उसी प्रकार से उसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका संगठन होता है। छोटा व्यापार छोटा संगठन, बड़ा व्यापार बड़ा संगठन। अब टाइप ऑफ बिजनेस को हम कई तरीके से डिफाइन करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है। मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत अलग अलग कैटेगरीज आ जाती हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर्स जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तब अलग तरीके से हम बिज़नेस को देख पाते हैं। इन सभी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए जो कंपनी के प्रकार हैं उनको भी बनाया गया। कंपनी के प्रकार इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसके हिसाब से कंपनी बनाई जा सके। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार ऐसा हो सकता है या आपके मन में विचार आ सकता है कि जो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जो भी व्यापार का जो प्रकार है, क्या वो कंपनी के गुणों को धारण करेगा। वेदर द फॉर्म ऑफ बिजनेस कैरीज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रकार है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के गुणों को धारण करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उस संगठन की, उस व्यापार के संगठन की संरचना है। जब हम प्रबंध में संरचना, संगठन की संरचना पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि अलग अलग संरचनाएं हैं। मैट्रिक्स है, फंक्शनल है, सिंपल लाइन है, लाइन एंड स्टाफ है, अलग अलग संरचनाएं हैं। वो इसीलिए हैं ताकि जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो बिजनेस उसके बिजनेस के गुणों को धारण करे और वो सूटेबल भी रहे। ऐसा नहीं है कि छोटा बिजनेस है, बड़ी संरचना है, तो संगठन का अपना एक खर्चा होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैरीज इट्स ओन कॉस्ट्स, क्योंकि जितनी बड़ी संरचना उसके उतने अधिक कॉस्ट सेंटर्स, रेवेन्यू सेंटर्स कम होते ही हैं, बहुत सेलेक्टेड होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम कम हो और लोग ज़्यादा हों करने वाले, ऐसा होता भी नहीं है। और जब हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल की बात करते हैं तो वहाँ पे तो एक कार्य है, एक संरचना होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए उसका, लेकिन उसको हम रिपीटेटिव नेचर में करते रहते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पर कंपनी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किन किन आधार पर हम कंपनी को वर्गीकृत कर सकते हैं। ऑन व्हाट बेसिस वी कैन क्लासिफाई द कंपनीज। सो let's see different bases of classification. One more thing I want to tell you that जब भी आप YouTube पर ये
वीडियो प्ले करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। अगर बाय चांस आप तक लिंक ना पहुँचे तो कोई ख़ास बात नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक अवेलेबल है। वो ड्राइव का लिंक है जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन ज़रूरी है कि आप लेक्चर सुनने के बाद में उस पीडीएफ का अवलोकन करें, उसको सेव करके रखें। आप एक आपका जो मेल है उसमें एक आप सब्जेक्ट के नाम से एक फ़ोल्डर बना लीजिए और उस फोल्डर में आप इन पीडीएफ को डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। तो वहाँ पर ड्राइव में रहेगी तो फ़ोन अगर ख़राब भी हो गया तो भी आपके जो पीडीएफ हैं वो सीक्वेंस से जमी रहेंगी। तो ऐसा आप कर लीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा एक सुविधा और है, पीडीएफ रहेगा आपके पास में तो आप पहले पीडीएफ देख लीजिए अच्छी तरह से कि जो लेक्चर होगा वो किस पे होगा। अच्छी तरह आप पीडीएफ देख लीजिए, फिर आप सुनेंगे तो आपको हो सकता है ज़्यादा समझ में आए। बाद में फिर एक बार और पीडीएफ आप देख लीजिए। कॉपी में नोट करने के लिए जैसा कि मेरा क्लास में रहता है कि जब आपको समझाया जा रहा है आप लिखने का कार्य ना करें, आप केवल समझने की कोशिश करें। लिखने का काम हम बाद में भी कर सकते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए, एक बार पीडीएफ देखकर आप पहले समझ लीजिए कि आपको बताया क्या जा रहा है। उसके बाद में आप पीडीएफ में देखकर आपको लगता है, वैसे मैं बता देता हूँ कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वो आपको कॉपी में लिख लेनी चाहिए, तो वो आप लिख लीजिए उस पीडीएफ में से देखकर, बजाय उसका आप प्रिंट आउट निकालें। प्रिंट आउट निकालने के बजाय कॉपी में आपका लिखना अधिक ठीक रहेगा। It will be more appropriate to write down the things on your copy instead of getting the print out of the PDF. Um, so basis of classification, वर्गीकरण के क्या बेसिस हैं, क्या आधार हैं। तो हम कंपनियों को निम्नलिखित तरीके से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए, कंपनी किस प्रकार से बन रही है, फॉर्मेशन हम कह सकते हैं उसको, इनकॉर्पोरेशन कह सकते हैं, किस प्रकार से कंपनी बन रही है। दूसरा बेस हो सकता है लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या क्या उत्तरदायित्व है, उसके आधार पर हम कंपनी को वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ मेंबर्स के आधार पर भी हम कंपनी को वर्गीकृत कर सकते हैं। ये जब हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस है ये नंबर ऑफ़ मेंबर्स, क्योंकि जब पब्लिक और प्राइवेट की हम बात करेंगे तब यही बेस हमारा काम में आएगा। कंट्रोल के आधार पर हम बात कर ले कि किस प्रकार का कंट्रोल है, सब्सिडरी कंपनीज़ हैं या फिर वो एसोसिएटेड कंपनीज़ हैं या जॉइंट वेंचर है वगैरह वगैरह। ओनरशिप के आधार पर भी हम कंपनी को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, लिस्टेड अनलिस्टेड की जब बात आती है तो कोई कंपनी है वो कैपिटल मार्केट है, उसको एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और फिर जो बची कुची कंपनीज़ होती हैं उनको हम अदर्स में क्लासिफाई कर देंगे। चर्चा करेंगे इन सभी कंपनीज़ के बारे में, लेकिन ये बेसिस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कंपनीज़ के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो उनका आधार क्या है वो पता होना चाहिए। आधार नहीं पता रहेगा तो फिर हम कंपनीज़ को किस प्रकार से क्लासिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन से। देखिए, इनकॉर्पोरेशन एक बहुत अच्छा शब्द है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। इनकॉर्पोरेशन का मतलब भी बनना ही होता है, लेकिन क्योंकि जो कंपनी है वो एक कानूनी व्यक्ति है, एक लीगल पर्सनैलिटी है, एक व्यक्ति है जो कि कानून का सहारा लेकर उसको बनाया गया है, इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो जो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो लीगल एग्जिस्टेंस है, हमने बात की थी। तो जो इनकॉर्पोरेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन मीन्स
किस प्रकार से रूल्स रेगुलेशन और प्रोविजंस को काम में लेते हुए किसी लीगल थिंग को हम एग्जिस्टेंस में लेके आ रहे हैं। यहाँ पर लीगल थिंग क्या है? यहाँ पर कंपनी ही लीगल थिंग है और लीगल पर्सन यू कैन से। तो आप समझने की कोशिश करें कि जो फॉर्मेशन है, अनकॉर्पोरेशन है, कि वो है क्या पर्टिकुलरली, क्योंकि हम रूल्स रेगुलेशन प्रोविजंस इन सब को यूज़ करते हुए, इन सब का सपोर्ट लेते हुए हम एक लीगल पर्सनैलिटी प्रिपेयर कर रहे हैं। इस बेस को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, किस प्रकार से कंपनी को बनाया गया है, दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है अनरजिस्टर्ड और अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज, दूसरा है इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। हम वापस से पहले की तरफ चलते हैं। देखिए, कंपनीज़ की मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम कंपनीज एक्ट 1956 को स्टडी करते हैं तो सेक्शन 25 में इस बात की चर्चा होती है कि कंपनीज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। तो आप कहेंगे कि एलएलपी फर्म है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या कोई दूसरी सोसाइटी है, या कोई दूसरा बिजनेस है जो कंपनी नहीं है, तो ये कंपनी कैसे है, हम इनको यहाँ पर क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं? बिकॉज सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, दे आर द ग्रुप ऑफ पर्सन्स। एलएलपी में कुछ गुण कंपनी के पाए जाते हैं, लेकिन वो पार्शियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम उसको कंपनी नहीं कह सकते, बिकॉज उसमें पार्शियल कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप के भी हैं। बट since these structures are group of persons, henceforth we classify them, or we can see as companies, but these are not the companies. समझ रहे होंगे आप। these are unregistered in और अनरजिस्टर्ड फ्रॉम कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में ये रजिस्टर नहीं हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, तो समटाइम्स वी कैन कॉल देम कंपनी, नॉट प्योरली कंपनी, बट अनरजिस्टर्ड और अनइनकॉर्पोरेटेड उनको कहें। हम जब भी नेक्स्ट टाइम हम जब भी कंपनी का नाम लेंगे या कंपनी कहेंगे, इट मीन्स वो रजिस्टर्ड है एज पर द एप्लीकेबल लॉज, और वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी गुणों को धारण करती है, किसके? कंपनी के। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेट कंपनीज। इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज वो कंपनीज हैं जो एप्लीकेबल रूल्स एक्ट्स के अकॉर्डिंग, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं, और वो रजिस्टर्ड हैं इन द रजिस्ट्रार्स रजिस्टर, और उनका वहाँ पर एंट्री हो रखी है जो भी एप्लीकेबल लॉ है उसके अकॉर्डिंग। तो ये तीन तरह की कंपनीज हम मानते हैं इसमें। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड बाय रॉयल चार्टर, then companies formed under special status or statutory companies, and companies incorporated under Companies Act। जो लास्ट कैटेगरी है वो आप बिल्कुल इजीली समझ गए होंगे, लेकिन जो फर्स्ट टू कैटेगरीज है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो कैटेगरी है उसके लिए आप एग्जाम्पल ले लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी रॉयल चार्टर के थ्रू बनाई गई थी। तो ऐसे देश जहाँ पर राजा या रानी होते हैं, तो वहाँ पर उनके आदेशानुसार, उनके ऑर्डर से कोई कंपनी बना दी जाती है और वो फिर एग्जिस्टेंस में आ जाती है। तो ये रॉयल चार्टर वाली है, अब इसका प्रचलन रहा नहीं है।
देन कोई स्पेशल एक्ट लेकर आते हैं और उसके थ्रू हम कंपनीज़ बनाते हैं। तो जो कॉरपोरेशंस हैं वो इसी टाइप के होते हैं। ONGC आप कह लीजिए, सेल कह लीजिए, भेल कह लीजिए, हल कह लीजिए, आप जितने भी हमारी जो नवरत्न और मिनी रत्नाज हैं वो कॉरपोरेशंस हैं जिनको किसी पर्टिकुलर एक्ट लाकर बनाया जाता है। कभी ऑफलाइन क्लासेस होगी तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो कॉरपोरेशंस हैं, इन कॉरपोरेशंस का अपना एक एक्ट होता है, बट इनके ऊपर जो कंपनी लॉज के जो प्रोविज़न्स हैं वो भी लागू होते हैं। इनकी अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर तो होती है, सभी की होती है, और उसके ऊपर भी उनके जो सेबी के लॉज हैं वो भी एप्लीकेबल होते हैं। बाकी की जो कंपनीज़ हैं इन दोनों को छोड़कर वो फिर कंपनीज़ एक्ट में जो कवर होती हैं, वो कंपनीज़ एक्ट डिफ़ाइन करते हैं कि वो कंपनी कवर है नहीं। देखिए, जो कंपनी कंपनीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुई है वो ही इसमें कवर होगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स हैं दोनों, कि कंपनी जो होगी वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बननी चाहिए, और जब वो कंपनी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बन जाएगी तब वो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी की कैटेगरी में आ जाएगी। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो बेसिस हैं हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।